इतिहास में कई राज्यों के उदय और पतन की कहानियां हैं जिनका भविष्य नाजुक धागे से बंधा होता है। प्राचीन ईरान ने इस्लाम को अपनाया, जबकि सदियों के आक्रमण के बावजूद भारत मुख्यतः हिंदू बना रहा। ऐसा क्यों? इसका जवाब शायद इन सभ्यताओं के मूल ढांचे में छिपा है, उनकी जाति व्यवस्था में। आइए समय में पीछे जाकर इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाते हैं। हम अक्सर जाति को एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम के रूप में देखते हैं, हालांकि ईरान और भारत के भाग्य को आकार देने में इसकी भूमिका एक कहीं अधिक जटिल कहानी बताती है। लचीलेपन की, अनुकूलन की और विश्वास की स्थायी शक्ति की। प्राचीन ईरान फारस की भूमि की कल्पना कीजिए, जहां पैगंबर ज़ोरोएस्टर की शिक्षाएं सदियों से गूंज रही थीं। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म प्रमुख धर्म फारसी समाज के मूल तत्व में रचा बसा था। इसके केंद्र में एक व्यवस्थित जाति व्यवस्था थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने वाला माना जाता था। पुजारी, योद्धा, व्यापारी और कारीगर, प्रत्येक समूह ने दिव्य व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यवस्था केंद्रीकृत थी, जो राजा से उत्पन्न होती थी, जिसे सर्वोच्च ईश्वर अहुरा माज़दा द्वारा नियुक्त माना जाता था। पवित्रता और कर्मकांडी प्रथाओं पर जोर देने वाला ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इस सामाजिक संरचना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, जिससे एक ऐसा समाज बना जहां धर्म और दैनिक जीवन एक दूसरे से अविभाज्य थे। फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी आई। इस्लामी विजय पूरे फारस में फैल गई, अपने साथ एक नया धर्म और एक नई सामाजिक व्यवस्था लेकर आई। ज़ोरोएस्ट्रियन जाति व्यवस्था की केंद्रीकृत संरचना, जो कभी स्थिरता का स्रोत थी, अब उसकी बर्बादी का कारण साबित हुई। सासानी साम्राज्य की हार के साथ ज़ोरोएस्ट्रियन पदानुक्रम की नींव ही ढह गई। इस्लामी आक्रमणकारी अपने साथ समानता का संदेश लेकर आए, जो मौजूदा जाति विभाजनों के बिल्कुल विपरीत था। कई ईरानी हार के बाद एक नई शुरुआत की तलाश में और पुरानी व्यवस्था से मोहभंग होकर इस्लाम में परिवर्तित हो गए। अब आइए अपनी नजर भारत की ओर करें, एक ऐसी भूमि जहां जाति व्यवस्था हालांकि फारस से कुछ ऊपरी समानताएं रखती थी, लेकिन उसने अपना अलग ही रूप ले लिया। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निहित भारतीय जाति व्यवस्था सहस्राब्दियों से विकसित होकर एक जटिल और विकेंद्रीकृत संरचना में बदल गई। यह केवल पुजारियों, योद्धाओं, व्यापारियों और मजदूरों के बारे में नहीं थी। समय के साथ यह हजारों जातियों में विभाजित हो गई, उपजातियों में जिनके अपने अनोखे रीति रिवाज, अनुष्ठान और यहाँ तक कि देवता भी थे। यह विखंडन एक महत्वपूर्ण अंतर साबित हुआ। जब इस्लामी आक्रमणकारी भारत आए, तो उनका सामना जातियों की एक चौंका देने वाली श्रृंखला से हुआ, जिनमें से प्रत्येक अपनी स्थानीय पृष्ठभूमि में गहराई से निहित थी। फारस की केंद्रीकृत व्यवस्था के विपरीत भारत की विकेंद्रीकृत जाति संरचना परिवर्तन के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी साबित हुई। एक पूरे गांव को इस्लाम में परिवर्तित करने का मतलब था कई जातियों से जूझना, जिनमें से प्रत्येक की अपनी मान्यताएं और प्रथाएं थीं। इस खंडित सामाजिक परिदृश्य ने आक्रमणकारियों के लिए एक समान धार्मिक पहचान थोपना मुश्किल बना दिया। ईरान और भारत की कहानियां धर्म, समाज और आक्रमण के जटिल परस्पर क्रिया की एक झलक पेश करती हैं। ईरान की केंद्रीकृत जाति व्यवस्था, जबकि शुरुआती स्थिरता में योगदान दे रही थी, पतन के प्रति संवेदनशील साबित हुई। दूसरी ओर भारत की विकेंद्रीकृत और विविध जाति व्यवस्था ने एक बफर के रूप में काम किया, आक्रमण के झटकों को अवशोषित किया। यह हमें एक गहन प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या विविधता अपने असंख्य रूपों में विस्मृति के खिलाफ ढाल का काम करती है? क्या यह सभ्यताओं को समय के तूफानों का सामना करने और उभरने के लिए लचीलापन प्रदान करती है? शायद जख्मी लेकिन टूटी नहीं। दूसरी तरफ उत्तर ईरान और भारत के इतिहास की तरह जटिल हैं और व्याख्या के लिए खुले हैं।